हम अच्छा जी, हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजीज़, और ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा जिन लोगों का जो रिपोर्ट प्रोजेक्ट टॉपिक जो है प्रोक्यूरमेंट है, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप लोगों को आइडिया इस चीज़ का हो जाएगा जब हम अभी इसको हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए, हम 1-2 मिनट में इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग्स जो इसकी हैं ये आप लोगों को वहीं जो मैंने क्लासरूम में एक सेक्शन बी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेक्शन बी के नाम से जो क्लासरूम क्रिएट करी है, जिसका आपके पास क्लास कोड भी मौजूद है, वहीं पे आज के उसमें ही अपलोड हो जाएंगी, तो आप वहाँ से भी इनको अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें जी, हम आज का जो हमारा है ये जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर दूं। आई होप सबको स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा जी, अब हमारा जो आज का जो ये नया जो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वेयर हाउस के बाद, दैट इज प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजीज। प्रोक्यूरमेंट को हमने स्टार्ट में जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था, जब हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही थी, तो उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने इसको डिस्कस भी किया था। और अब हम मज़ीद इसको देखते हैं कि बेसिकली प्रोक्यूरमेंट क्या होती है, किन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही होती हैं। मेरे पास पिछले 2-3 दिन से जिन स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर प्रोक्यूरमेंट के ऊपर हमारा टॉपिक है और हम इसके ऊपर क्या काम करें, कैसे करें, तो यहाँ से उनको बड़ी काफ़ी हद तक उनको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोक्यूरमेंट के हवाले से। फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस के बेसिकली परचेजिंग क्या होती है। मतलब हम सबसे पहले अगर बात करते हैं कि परचेजिंग परचेजिंग क्या होती है, तो traditional process of buying and buying products and services, it's commonly involve the placement and processing of purchase order। ठीक है, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है कि मैं प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को बाय कर रहा हूँ, और एक परचेज ऑर्डर जो है इसका डेवलप हो रहा है। लाइक मैंने कोई भी प्रोडक्ट परचेज करी है या सर्विसेज मैंने ली हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज की बात करूँ, या मैं गैस सर्विसेज की बात करूँ, मैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करूँ, या मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूँ, तो बेसिकली इट्स परचेजिंग, ये परचेजिंग है मेरी। अच्छा, अब अगर हम आते हैं प्रोक्यूरमेंट की तरफ के बेसिकली कि प्रोक्यूरमेंट क्या है, तो यू कैन सी कि दिस रेफर टू मैनेजिंग ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोसेसेस दैट एसोसिएटेड विद द कंपनी नीड्स टू प्रोक्यूर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब प्रोक्यूरमेंट क्या है कि मैं
एक बहुत एक जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, मैं उसके साथ अटैच होके कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए उन सर्विसेज की गुड्स को प्रोक्यूर कर रहा हूँ, जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स या सप्लायर से लेके सेलेक्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आ गई, उसके बाद फिर मेरे पास ऑर्डरिंग की बात आ गई, फिर उसके बाद इनवाइसिंग की बात आ गई, पेमेंट्स की बात आ गई, तमाम जो है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के अंदर आ जाता है। अच्छा, हम अगर बात करते हैं इसके एक प्रोसेसेस की, तो ये इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जिसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, कि जिसमें हमारे पास 5 किस्म के प्रोसेसेस हैं। जिसमें मेरे पास जो फर्स्ट है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सोर्सिंग, प्राइस नेगोशिएशन, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, फिर मेरे पास ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है, एंड लास्ट वन सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। अच्छा जी, सो अब हम इसको नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोक्यूरमेंट तो आई एम श्योर कि सबको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोसीजर है या जो भी प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के साथ किस तरह से कोप अप होकर एसोसिएट होकर कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को या नीड्स को आइडेंटिफाई करते हुए हम तमाम इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्यूर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं कि सोर्सिंग की क्या चीज़ है, सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की मैं बात करूं, या मुझे सबसे पहले तो इस चीज़ को देखना है कि मुझे प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास कितने ज़्यादा जो है एक जिसे कह सकते हैं कि एक सप्लायर्स मौजूद हैं, कि जिन सप्लायर्स में से मैं एक सप्लायर को सेलेक्ट करूंगा या मल्टीपल सप्लायर्स को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद उनको ऑर्डर की प्लेसमेंट करूंगा। अब देखें, इसके अंदर एक हमारे पास पैरामिड बना हुआ है, ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, इसमें स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। द फर्स्ट इज इनिशियल सप्लायर रिसर्च एंड स्क्रीनिंग। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जी सप्लायर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब ये सप्लायर मेरे पास मल्टीपल सप्लायर्स मौजूद हैं, मेरे पास लिस्ट ऑफ सप्लायर्स मौजूद है, जिसमें से मुझे एक को सेलेक्ट करना है। अब मैं उसमें क्या देखूंगा कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि जी सबसे बेहतर कौन हो सकता है, प्राइजेस के रेट्स के हवाले से, जिसमें सर्विसेज के हवाले से किसका क्या पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो की हम बात करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको चेक किया जाएगा कि अब ये देखा जाएगा कि जी किस तरह से ये काम कर सकते हैं। मैं एक सप्लायर रिसर्च या स्क्रीनिंग के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से मैं रिसर्च और स्क्रीनिंग की बात करूँगा। जिसका नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI भी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। कि ये प्लीज़ अपने अपने माइक्स को जो है म्यूट कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें मेरे पास एक जिसे कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कि मैं आप मुझे किस किस्म की सर्विसेज दे सकते हैं, आप किस किस्म के मुझे प्राइसेस दे सकते हैं, अब आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, अब जब मैंने एक मल्टीपल सप्लायर्स को सेलेक्ट करके मैं उनका एक जैसे कह सकते हैं कि एक उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जब हम फिर बात करते हैं तो जिसमें फिर मेरे पास आता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें मैं जिसको हम RFP भी कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। पहला क्या था, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहते हैं। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसको मैं RFP कहता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बेसिकली क्या है कि जो जो सप्लायर्स जिनको मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया है, फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, शॉर्ट लिस्ट मैंने सप्लायर्स को किया है, अब वो अपने अपने प्रपोजल्स दे रहे हैं, जिसमें अंदर उनका प्राइजेस भी आ गए, उनकी सर्विसेज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके पोर्टफोलियोज क्या हैं। यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे होते हैं कि वो अपने प्रपोजल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में जमा करवा रहे होते हैं, जिसके मदद से फिर हम उनकी सिलेक्शन कर रहे हैं। सप्लायर साइट सिलेक्शन, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लायर साइट विजिट की हम बात करें। सप्लायर साइट विजिट के मतलब मैं एज अ मैनेजर उस सप्लायर के ऑफिस को या उसका जो भी उसकी लोकेशन है मैं उसको विजिट करूं कि ये हमारी एक जिसे कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के काबिल भी हैं या नहीं है, ये उसको कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या इनकी जिसे कह सकते हैं कि इतनी कैपेसिटी है
लाइक अगर मुझे रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे मुझे अगर 1000 मैं चेयर्स बनाता हूँ, अगर मुझे 1000 चेयर्स डेली बनानी है, तो ये मुझे डेली 1000 या 2000 चेयर्स का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी इतनी कैपेसिटी है, इनके इनके पास इतना कैपिटल मौजूद है, इनके पास इतना रॉ मटेरियल, मतलब इतना इनके पास मटेरियल मौजूद है कि मुझे सप्लाई दे सके। ऐसा तो नहीं है कि ये अभी कुछ दिनों तक दें, उसके बाद फिर ये मतलब उसमें मटेरियल जो है वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाए। और इसका जो सबसे बड़ा जो मुझे एक लॉस होगा वो क्या होगा कि मेरी अब जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये चार जो स्टेप्स थे, इन चार स्टेप्स को पूरा करने के बाद जो एक फाइनल स्टेप मेरे पास आता है, दैट इज सप्लायर सिलेक्शन। फिर मैं एक सप्लायर की सिलेक्शन की तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि सोर्सिंग और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जब हम बात करते हैं कि मैं इस वक्त अपने सप्लायर को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, कि जो कि मुझे मेरा रॉ मटेरियल या मेरे प्रोडक्ट जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है वो मेरी फुलफिल करेगा। इसमें जो पहले स्टेप की हमने में बात करते हैं कि एम्प्लॉय सप्लायर रिसर्च एंड स्क्रीनिंग की बात करते हैं, तो आई हैव मल्टीपल सप्लायर्स। अब मैं उनमें से उनकी स्क्रीनिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इनमें से बेहतर कौन है। ये मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली है इस जगह पे आके, RFI की, जहाँ पे मैंने बात करी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, कि वो मुझे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, क्या उनकी डिटेल्स है। उसके बाद फिर हम आ गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP की तरफ, कि मुझे अपने प्रपोजल्स दें, कि क्या उनके मुझे प्राइजेस देंगे, किस किस्म की सर्विसेज देंगे, क्या टाइम पीरियड उनका होगा, वो मेरा जैसे कह सकते हैं कि कैपेसिटी को पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि मेरी क्वांटिटी पूरी कर सकेंगे। आफ्टर दैट फिर हम जब बात करते तो उसमें सप्लायर साइट विजिट की बात आ गई, कि मैं एज अ मैनेजर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, मैं उस सप्लायर की साइट को या उसके ऑफिस को या उसकी लोकेशन को विजिट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि ये इन जो इन्होंने कहा था वो इन्होंने हमसे कहा भी है, गलत बयानी की है। एंड एट द एंड सप्लायर सिलेक्शन हो गई। ठीक है, एक जैसे कह सकते हैं कि एक सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे सप्लायर का, तो हम देखते थे HR के अंदर, हम देखते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया या प्रोसीजर होता है, ये एक सप्लायर का एक है। अच्छा जी, उसके बाद सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, सप्लायर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं प्रॉपरली, तो वी हैव 6 थिंग्स। वी हैव 6 थिंग्स, जिसमें कौन कौन से हैं मेरे पास, कि जिसमें क्वालिटी की बात की जा रही है, रिलायबिलिटी की बात की जा रही है, रिस्क की बात की जा रही है, कैपेबिलिटी की बात की जा रही है, फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंसेस की बात की जा रही है, और डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे जब मैं रिसर्चिंग कर रहा हूँ तो मैं इन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए चल रहा होता हूँ। मैं इन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए चल रहा होता हूँ। जो हमने यहाँ पे जो बात करी है उसका कंक्लूजन जो है ये तमाम चीज़ें। क्वालिटी, अच्छा, इसमें हम कलेक्ट क्राइटेरिया के अंदर जब सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी के हवाले से, अगर हम बात करें कि ये जो रॉ मटेरियल या जो मुझे ये फिनिश प्रोडक्ट्स, अगर मैं ट्रेडिंग बेस्ड बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, मैं रॉ मटेरियल अगर इनसे मैं फिनिश प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ या मैं इनसे रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, तो ये मुझे उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं या उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है या जिसकी मुझे डिमांड है। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि क्वालिटी रॉ मटेरियल अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसकी हेल्प से क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँगा। अगर रॉ मटेरियल की मेरी क्वालिटी ही सही नहीं है तो मैं प्रोडक्ट भी फिर अच्छा नहीं बना सकता उससे। मैं एक अगर प्लास्टिक बॉटल बनाने की बात करूँ, हम अगर मार्केट जाते हैं हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो नॉर्मल पानी की जो बोतलें होती हैं उसमें मुझे एक बॉटल बॉटल जो है 50 रुपए वाली भी अवेलेबल है और एक बॉटल मुझे 400 रुपए वाली भी अवेलेबल है। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। क्या है कि जी उसके मटेरियल का डिफरेंस है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बहुत सस्ती है और एक प्रोडक्ट बहुत महंगी है। रिलायबिलिटी की बात आ गई कि मेरा ये जो सप्लायर होगा ये रिलायबल होगा या नहीं होगा, ये जो कमिटमेंट कर रहा है ये कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा भी या नहीं उतरेगा। रिलायबिलिटी, ठीक है, हम मतलब जैसे किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है तो उसको मतलब एक प्रोबेशनरी पीरियड पे उसको रखा जा रहा होता है। एंड आफ्टर दैट जो है वो फिर उसको फाइनलाइज किया जा रहा होता है, उसको परमानेंट किया जा रहा होता है। यही सेम सिचुएशन जो है एक सप्लायर के साथ भी होती है कि हम ये कहते हैं कि ठीक है, वी जस्ट चेक यू,
हम स्टार्ट में आपको चेक करेंगे कि आप मतलब रिलायबल है भी या नहीं है, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं आप उस कमिटमेंट पे पूरा उतर भी रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट एक बात होती है कि मतलब मैंने उसने मुझसे कमिटमेंट कर लिया कि मैं आपको जब रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे बताइएगा और नेक्स्ट डे आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, और 15 डेज या 10 डेज या इतने दिन के पेमेंट उस पर स्केड्यूल पे हम चलेंगे। बट जब हमने काम स्टार्ट किया तो सिचुएशन टोटली चेंज हो गई, सिचुएशन टोटली चेंज हो गई, मतलब उसका जो कमिटमेंट उससे किया था वो कमिटमेंट उसका पूरा ही नहीं होता रहा। बेसिकली हम रिलायबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। आफ्टर दैट जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो दैट इज रिस्क। देखिए रिस्क तो इन्वॉल्व हर जगह ही होता है, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे भी मुझे रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि मैं एक फर्स्ट टाइम के डील कर रहा हूँ। जब टाइम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक हमारा एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, बट नाउ मैं इस वक्त फर्स्ट टाइम आपके साथ काम कर रहा हूँ तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। अच्छा, रिस्क जो है इनिशियली भी हो सकता है, रिस्क बाद में हो सकता है। लाइक अब कोई ऐसा टाइम आ गया कि जब प्रोडक्ट शॉर्ट होना मार्केट से स्टार्ट हो गई, तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में डिले आ रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट में शॉर्ट हो रही है। ये रिस्क भी एक इन्वॉल्व होता है। आफ्टर दैट कैपेबिलिटी की बात, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या सप्लाई, हम सप्लायर साइट विजिट में हमने बात करी थी कि इसकी कैपेबिलिटी है कि मुझे ये इतनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है, ये इतनी अहलियत रखता है, इसके अंदर इतनी ताकत है, इसकी कैपेबल है कि ये मुझे ये प्रोवाइड कर दे। तो बेसिकली कैपेबिलिटी को हम देख रहे होते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट फिर हमारे पास जो आ रहा होता है फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंसेस। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ये ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया और उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि सर पहले आप पेमेंट मुझे दे दें, फिर मैं आगे से आपको पेमेंट क्लियर करके फिर आपको मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? वेयर ही स्टैंड। अगर साउंड पोजीशन है तो फिर ये मुझे क्रेडिट टर्म्स भी ज़्यादा दिन के दे देगा और टाइमली मुझे डिलीवरी भी देगा, क्योंकि फाइनेंसिस का तो इशू ही नहीं है। बेसिकली मुझे इस चीज़ को एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये आता है मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर, कि मुझे इस चीज़ को मतलब बड़ा मद्देनज़र रखना पड़ता है कि मेरे सप्लायर की, मेरे वेंडर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आफ्टर दैट डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, मतलब मैं जो चाह रहा हूँ वो उन ख्वाहिशात पे नहीं पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने तमाम पिछले पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं चार, वो तमाम चीज़ें उस सप्लायर के अंदर मौजूद हैं। डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, कि वो टाइमली मुझे डिलीवर भी कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल भी है, रिलायबल भी है, कैपेबल भी है, वो फाइनेंसिस या फाइनेंशियल पोजीशन उसकी साउंड है, स्ट्रांग है। बेसिकली दीज आर माई डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। तो ये मैं मेरा एक छोटा सा ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है किसका? सप्लायर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसको हम अपने सामने रखते हुए अपने सप्लायर को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उस सप्लायर के पे ही मेरा बिजनेस बेस कर रहा है। वो जितना क्विकली मुझे सप्लाई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उतना ही क्विकली मैं अपनी प्रोडक्शन को रन करूंगा, और उतना ही जितना क्वालिटी का रॉ मटेरियल वो मुझे देगा, मैं उतना ही क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करूंगा। ये बेसिकली मेरा एक जैसे कह सकते हैं कि सिलेक्शन सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा ये होता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि मेरा प्राइस नेगोशिएशन की जिसमें मैं बात करूँ, प्राइस नेगोशिएशन जहाँ पे मेरा आ रहा होता है कि नेगोशिएशन इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव व्हेन द बायर इज़ इंटरेस्टेड इन स्ट्रेटेजिक अलायंस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मतलब प्राइस नेगोशिएशन का मतलब मैं एक सेट कर लिया मैंने कि जनाब देखें, मुझे 10 किस्म के रॉ मटेरियल्स चाहिए और मेरे पास ये रेट्स हैं, अब आप मुझे बताइए कि आप मुझे किस रेट पे दें। उसने मुझसे ये कहा कि जी मैं आपको इतने रेट में देने के लिए तैयार हूँ। बट मैं उससे क्या कह रहा हूँ कि नहीं जी मुझे इतने रेट में नहीं चाहिए, मुझे तो आप इतने रेट में दें तो मैं मानूंगा। तो एक नेगोशिएशन चल रही है ना। और जब लोएस्ट प्राइजेस के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं, लोएस्ट प्राइजेस उसी वक्त आ रहे होते हैं मेरे पास जब मैं एक लॉन्ग टर्म अलायंस की तरफ या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहा होता हूँ।
भाई देखिए, इस वक्त मैं एज ए सप्लायर, अगर मैं सप्लायर हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मतलब वहाँ पे उस वक्त मैं उसको लोएस्ट रेट्स ऑफर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एंट्री चाहिए। बट आफ्टर सम टाइम मैं कोशिश ये करूंगा कि जी मेरे प्राइजेस कुछ थोड़ा सा बढ़ा दिए जाए, या मैं इनिशियली उनसे एक कमिटमेंट कर लूँ कि हम अगले 1 साल तक या अगले 2 साल तक इन प्राइजेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ये बिग प्राइस नेगोशिएशन की बात आती है। The negotiation process can be time consuming, but the potential benefits can be significant in term of price and quality. अब देखें, होता क्या है कि एक जाहिर सी बात है कि मतलब मैं अगर किसी भी जगह पे कोई अगर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं शॉपकीपर से लाजमी सी बात है बार्गेनिंग करूँगा, मैं नेगोशिएशन करूँगा कि जी देखें, ये प्रोडक्ट मेरी रेंज इतनी है, मुझे इतने तक में लेना है और यही वाला प्रोडक्ट लेना है, तो एक बार्गेनिंग पावर। अब अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा। तो सेम सिनेरियो सप्लायर के साथ भी होता है कि मैं सप्लायर के साथ बार्गेनिंग कर रहा हूँ कि जी देखें, इतने उस पैसों में या इतने रुपए में हम आपसे ये प्रोडक्ट आपका परचेज किया करेंगे। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि अब ऐसा कहीं ना हो कि मुझसे जो कमिटमेंट किया है, या अगर वो मुझे 5 रुपये में ये वाला रॉ मटेरियल देगा और मैं उससे फाइनल कर चुका हूँ कि जी देखिए मैं आपको 8 रुपये नहीं 5 रुपये ही दूंगा, तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हल्का कर रहा है। प्राइजेस कम होने से ज़ाहिर है क्वालिटी पे भी फ़र्क आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो बेसिकली अब इस पे कमिटमेंट मेरा उससे क्या होगा, अब वो मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो ये एक बहुत जो है प्राइस नेगोशिएशन में मैटर कर रहा होता है। अच्छा, negotiation is becoming more widely used by logistic managers who buy goods and logistic services. इस जो ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक मैनेजर होते हैं, जो कि गुड्स या लॉजिस्टिक सर्विसेज ले रहे होते हैं। लाइक कि उनकी डीलिंग्स हैं लॉजिस्टिक्स वालों से, उनकी कि किस तरह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, किस तरह से उसकी लॉजिस्टिक्स करनी है, किस तरह से और कितने टाइम में इसको हमको मैनेज करना है। तो बेसिकली ये तमाम जो है नेगोशिएशन साइड की जो होती है, ये सप्लाई चेन में ये लॉजिस्टिक मैनेजर्स जो हैं इसको ज़्यादा डील कर रहे होते हैं। वैसे तो नेगोशिएशन हर जगह ही है, बट सप्लाई चेन की अगर बात की जाए, प्रोक्यूरमेंट में अगर स्पेशली बात की जाए, तो ये लॉजिस्टिक मैनेजर्स जो हैं यहाँ पे वो ज़्यादा इसको फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जो एक सप्लायर सेलेक्ट हो गया, सारी चीज़ हो गई, अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक लीगल पेपर जिसे हम कह लेंगे, जो उससे हम साइन करवा रहे हैं या हम कर रहे हैं, ये फुलफिलिंग द नीड्स रिलेटिंग टू लीगल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद सप्लायर। कि एक 2 साल का हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम इन प्राइजेस पे हम जो है डील करेंगे, और टाइम के हवाले से कि आप मुझे इस टाइम पे डिलीवर करेंगे। ठीक है, और इस तरह से मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने कर लिया। एक तो मेरी वर्बल सिर्फ कमिटमेंट हुई थी, अब यहाँ पे मैंने रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर दिया। द इट्स लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट है जो कि मैं अपने सप्लायर के साथ कर रहा हूँ, जिससे वो फिर बाद में हट नहीं सकता। तो बेसिकली ये एक जिसे कह सकते हैं कि मेरी एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल इसकी एक हैसियत इसकी बन जाती है। अच्छा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की फिर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस स्टेप आर द फाइनलाइजिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, प्लानिंग द ट्रांजिशन प्रोसेस एंड रिसिप्ट और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की यहाँ पे बात आती है कि मतलब अब मैं ट्रांजैक्शंस जो मेरी हो रही हैं उसमें बिल्स आ गए, उसकी डिलीवरीज आ गई, उसकी रिसिप्ट्स आ गई। अब ये किस तरह से जो है ये इसका एक स्टेप है कि कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट का, कि अब हमको किस तरह से करना है, जिसमें मैं अपनी पेमेंट्स जो मेथड्स होते हैं, मैं उन पेमेंट मेथड्स को भी अपने मतलब सामने रख रहा होता हूँ। एक क्रेडिट टर्म्स जो होती हैं उसको भी अब इसके अंदर ऐड कर रहा होता हूँ कि जो हम आपको 10 डेज़ में या 15 डेज़ में या 1 वीक में हम आपको पेमेंट किया करेंगे। अब इस तरह से इसमें चल रहा होता है कि जो एग्रीमेंट में आ गई बात, उसके अकॉर्डिंगली ही अब उसको फॉलो किया जाएगा, उसको फिर डिसोबे नहीं किया जाएगा। वो देखिए, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया ना, एक लीगल डॉक्यूमेंट एक लीगल फॉर्म में आ गया। वर्बली अगर हम बात करें तो उसका एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, बट हियर यहाँ पे हमने इसको एक रिटन फॉर्म में, एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में हम इसको लेकर आ गए। तो इस तरह से मतलब हम यहाँ पे सारे काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज सप्लायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग
प्रोसेस इज द मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस। मैं इस तरह से इस सप्लायर की परफॉर्मेंसेस को जज कर रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ। मतलब देखें उसके अंदर बात आ गई कि प्राइजेस तो जो कमिट हुआ था वो आ रहे थे, बट ऑर्डर्स अब डिले हो रहे हैं। मतलब मैं ऑर्डर आज दे रहा हूँ तो मुझे वो 3 दिन बाद रिसीव हो रहा है। अब व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका, तो किस वजह से। अब मैं इन तमाम चीज़ों उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहा हूँ ताकि आफ्टर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिनिश तो मैं उसको रिन्यू करूँ या ना करूँ। मैं इसलिए परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ कि इसने मेरे साथ क्या किया, मतलब इस पूरे साल भर में या 2 साल में इसने मेरे साथ किस तरह से डीलिंग की। हम इस तरह से इसको कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें क्या-क्या बातें हो सकती हैं कि इस इट मेजर बाय ट्रूली सैटिस्फाइड द यूज़र नीड्स। ठीक है, उसने यूज़र की या ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल किया या नहीं किया। क्योंकि देखें रॉ मटेरियल डिले करा, प्रोडक्शन डिले हो गई। प्रोडक्शन डिले हो गई तो कस्टमर से मिसकमिटमेंट हो गई। कस्टमर से मिसकमिटमेंट हो गई तो मोस्टली चांसेस यही है कि आई एम गोइंग टू लूज माय कस्टमर, दैट्स अ बिग लॉस फॉर मी। ठीक है। अच्छा, दिस ऑल्सो इज अ कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल उसको जाहिर सी बात है कि जो सप्लाई चेन की है कंसर्न जो ऑफिसर्स या मैनेजर्स हैं वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, द डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी डिटरमाइंड एंड टेक करेक्टिव एक्शन। अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके फिर एक्शंस भी उसके अगेंस्ट लिए जा रहे हैं। उससे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या वजह है, क्या वजूहत है, करेक्टिव एक्शंस की यहाँ पे बात की जा रही है। प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजी को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजी बेसिकली मेरी क्या होती है कि कंपनीज implement procurement strategies in order to make cost effective purchasing decision from group of efficient vendors who will deliver quality goods on time and at mutually agreeable terms। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो है प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजीज को अपने पास इम्प्लीमेंट कर रही होती है। क्यों? एक कॉस्ट इफेक्टिव परचेज डिसीजन ले सके। कॉस्ट इफेक्टिव परचेजिंग डिसीजन लेंगे तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वो कन्वीनियंट करेंगे, उसको एक लो कॉस्ट पे लेकर आएंगे ताकि उसके प्राइजेस उसके अकॉर्डिंगली सेट करके मार्केट में ऑफर किए जा सकें। किन से किए जाएंगे? एफिशिएंट वेंडर्स, जिसको जिन्हों हमने सेलेक्ट किए थे कि वो हमको क्वालिटी गुड्स या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें इन टाइम, उस एग्रीमेंट के तहत जो कि हमने यहाँ पे किया था। ये बेसिकली एक मेरी सप्लाई चेन की स्ट्रेटजीज की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से मैं अपनी इन स्ट्रेटजीज को, अब इट वेरीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस तरह से वो इन प्रोक्यूरमेंट स्ट्रेटजीज को बना के अपने पास इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, we just have some core procurement strategies which are, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारे पास सप्लायर ऑप्टिमाइजेशन है। सप्लायर ऑप्टिमाइजेशन इज लाइक द कंपनी चूजेस एन ऑप्टिमम मिक्स ऑफ वेंडर्स हु कैन प्रोवाइड द बेस्ट प्राइसेस एंड द टर्म। मैं ऐसे मतलब जो है वेंडर या मिक्स ऑफ वेंडर्स सेलेक्ट करूँगा जो कि मुझे बेस्ट प्राइसेस और या क्रेडिट टर्म्स के ऊपर जो मुझसे काम कर सकें। मैं मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी हो सकते हैं। मेरे पास कोई एक वेंडर भी हो सकता है, मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स भी हो सकते हैं। मतलब इट वेरीज, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है सिर्फ एक ही वेंडर काम कर रहा है, या मैं मल्टीपल वेंडर्स के साथ भी काम कर सकता हूँ। तो और मैं किन लोगों को सेलेक्ट करूँगा कि जिसमें जो ऐसे लोग कि जो कि मेरे पास जो मुझे बेस्ट प्राइसेस और जो कि मुझे एक बेस्ट क्रेडिट टर्म या क्रेडिट मुझे प्रोवाइड करें। मैं इस तरह से जो है सप्लायर डिसीजन लूँगा। ऑप्टिमाइजेशन को हम डिसीजन भी कह सकते हैं, डिज़ाइन स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। एक मेरा डिसीजन जो है मतलब इस तरह का होगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं TQM। अच्छा, TQM नॉर्मली हम सुनते आए हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट।
बट इन द प्रोक्यूरमेंट साइड इट्स कॉल्ड द टोटल क्वालिटी मैथड्स। अच्छा, ये क्या कहता है कि रिक्वायर्स द vendors to provide an एवर इंक्रीजिंग क्वालिटी सर्विसेज विद जीरो एरर्स, कि मुझे एरर फ्री वर्क चाहिए, मुझे जिसे कहते हैं कि 100% चाहिए, जो आप मुझसे कमिट कर रहे हैं उसके 100% आप मुझे उसको डिलीवर करें। इसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि रूह अफ़ज़ा का आप लोगों ने सबने नाम सुना है। When रूह अफ़ज़ा sent their first consignment to the Europe, उन्होंने पहला अपना कंसाइनमेंट यूरोप को भेजा। Believe me, the authorities of such countries returned back the consignment without opening it. What's the reason behind that? They said that you draw so many pictures of the vegetables or the fruits on the bottle of the ruafza, but there is no such vegetable or fruit available in that juice. Mean to say that you miscommitted us, ठीक है, कि आपने हमारे साथ मिसकमिटमेंट किया, जिसकी वजह से हम आपको ये रिजेक्ट करा। उन्होंने वहीं से पोर्ट से उसको कंसाइनमेंट को वापस कर दिया। तो अभी भी अगर हम देखते हैं, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट मैंने पिछले दिनों एक मेरी नज़र तस्वीर गुजरी थी कि जो यूरोप अमेरिका या जो डिफरेंट कंट्रीज जो ये यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ उसकी बोतल के ऊपर कोई वेजिटेबल या कोई ये फ्रूट्स वगैरह की उसके ऊपर पिक्चर मौजूद नहीं थी, जैसे हमारे यहाँ जो लोकली आ रहा होता है उसको होती है। क्यों? क्योंकि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट है कि मतलब जो कमिटमेंट कर रहे हो उस कमिटमेंट को जी आप पूरा भी करोगे। बट हमारे यहाँ कुछ सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। तो बेसिकली टोटल क्वालिटी मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब मेरी अपने वेंडर से या मेरी अपने सप्लायर से इस बात के ऊपर मतलब एक एग्रीमेंट हुआ होता है, या हम दोनों इस पॉइंट पे एग्री कर रहे होते हैं कि जी आप हमें 100% सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप हमें जो है एक जैसे कह सकते हैं कि एक ज़ीरो एरर या एरर फ्री वर्क जो है वो आप हमको प्रोवाइड करेंगे। अब बस ये है कि क्वालिटी सर्विसेज क्वालिटी जो है इम्प्रूव से इम्प्रूव होती जाए डे बाय डे। और मैं उनसे इस बात पे मतलब एक जैसे कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करी है, तो वो यहाँ पे जो मेरी गुड लिस्ट में आते जाएँ। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट की भी जब हम बात करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को जब हम देखते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या कहता है कि वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री कि एक वो किस हद तक मुझे प्रोवाइड कर रहा है, वो मैनेज कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। पोस्टपोनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो वी हैव टू थिंग्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड द जियोग्राफी, कि मैं मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा हूँ वो किस लोकेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो कितनी कर रहा हूँ और किस लोकेशन के लिए कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि मैं नॉर्मली अगर पाकिस्तानी कंपनीज की अगर बात करूँ, तो जो सॉरी एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, मैंने रोज़ा कभी इम्पोर्ट बोल दिया था, एक्सपोर्ट सॉरी, जो किया जाता है, कि जो यहाँ से जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, वो जो क्वालिटी यहाँ की मार्केट में दे रहे हैं, लाजमी इट्स ऑब्वियस कि ये क्वालिटी बाहर नहीं चलेगी, यूरोप अमेरिका की मार्केट के लिए नहीं चलेगी, तो उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जियोग्राफिकली मैं किस तरह की प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। अनदर थिंग इज, अगर हम इसको दूसरे सिनेरियो में देखें कि कराची के लिए जो एक ड्रेसेस या गारमेंट्स बनेगा, वो शायद हमारे नॉर्थन एरियाज के लिए ना बने। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट का एक चेंज आ गया है, वेदर का डिफरेंस आ गया, तो एक ये एक बड़ी एक चीज़ मैटर कर रही होती है। अब मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे देख रहा होता हूँ कि मैं किस हद तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक कंटिन्यूटी के साथ रन कर रहा हूँ या उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ। लाइक अगर कराची में अगर एक दिसंबर जनवरी के मंथ में अगर विंटर सीजन है, तो मैं उससे पहले कोशिश करूँगा कि जी कराची के जो जिस किस्म का विंटर आता है इसकी रिक्वायरमेंट मैं यहाँ पे पूरा करूँ। जबकि अगर मैं नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करूँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ही मतलब एक वेदर जो एक ठंडा होता है, तो वहाँ पे मतलब एक अलग सिनेरियो होता है एज़ कम्पेयर टू द
बिग सिटीज लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, तो सिनेरियो डिफरेंट होता है। तो मैं किस तरह से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को रन करूंगा, ये इस चीज़ को यहाँ पे मतलब बड़ा देखना पड़ता है मुझे। और इसी तरह से हम जो है मतलब एक वेंडर मैनेज इन्वेंट्री की अगर हम बात करते हैं, तो मतलब किस तरह से वेंडर उन इन्वेंट्रीज को मैनेज कर रहे हैं मेरे, जिसमें कह सकते हैं कि मेरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ गए, कि वो उनको जो जा रहा है, अब वो उसके बाद उसको किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, ये भी एक मतलब बड़ा मैटर कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद जब हम बात करते हैं ग्लोबल सोर्सिंग के हवाले से, इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, लाजमी सी बात है कि जब मैं मुझे मार्केट के साथ अगर चलना है, मुझे कम्पीट अगर करना है या अपने कॉम्पिटिटर्स को अगर मुझे मुंह देना है, तो मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अपने पास लाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे उसको यकीनी बनाना पड़ेगा कि व्हेन एवर आई नीड रॉ मटेरियल, मेरा वेंडर या मेरा सप्लायर मुझे वो टाइमली प्रोवाइड करे। एफिशिएंटली, इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ, मतलब मुझे लोएस्ट प्राइसेस में अगर वो आएगा, तो मैं अपने प्रोडक्शन को उसी प्राइसेस में के हिसाब अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करूँगा, और मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली ही मैं फिर उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंगली ही मैं फिर उसके प्राइसेस को सेट करके मार्केट में ऑफर करूँगा। तो एक ग्लोबल सोर्सिंग की जो बात करते हैं कि मतलब मुझे कितने का प्रोडक्ट घर में पड़ रहा है और मैं कितने में ऑफर कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल कितनी मेरे पास अवेलेबल है, मेरा सप्लायर, मेरा वेंडर किस हद तक मुझे प्रोवाइड कर सकता है, व्हाट्स देयर कैपेबिलिटी, और उसके बाद मैं अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करूँ। तो आज से 10 साल पहले या मैं 15 साल, 16 साल पहले, 15 साल पहले की अगर मैं बात करूँ आज से, तो मतलब मोबाइल फोन्स वर नॉट कॉमन एट दैट टाइम। बट अगर करंटली अगर हम इस वक्त की अगर बात करते हैं, तो मोबाइल मोबाइल फोन्स मैं शायद समझता हूँ कि सर्वाइवल ही लोगों का मुश्किल है। तो एक एग्जांपल है ये टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी को डे बाय डे इम्प्रूव करूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं मार्केट को साथ मिल मैं मार्केट के साथ चलूँ, वरना मैं पीछे रह जाऊँगा। मैं जब पीछे रह जाऊँगा, तो चांस यही होगा कि बहुत क्विकली मैं मार्केट से किक आउट हो जाऊँगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? किसी को अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है, अच्छा चले मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। वेंडर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, वेंडर डेवलपमेंट के जिसके अंदर हम देखते हैं एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोलेब्रेशन की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी सिस्टम हो गए, प्रोसेसेस हो गए, कंट्रोल्स हो गए, ट्रेनिंग फैसिलिटेशन हो गई, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड सर्वेलेंस। वेंडर डेवलपमेंट देखिए, अगर मैं लर्निंग की बात करूं या इम्प्रूवमेंट की बात करूं, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, उसकी इंगेजमेंट, उसका कमिटमेंट, कोलैबोरेशन किसके साथ, मेरे साथ। कोलैबोरेशन किसके साथ, मेरे साथ। उसकी कैसी कोलैबोरेशन है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स को मेरे साथ कंप्लीट करवा रहा है वन बाय वन। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर गए, दूसरे से तीसरे की तरफ मूव कर गए। इसमें फिनिश प्रोडक्ट्स का खपाना की बात आ गई, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बात आ गई, कन्वर्टिंग दैट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स की बात आ गई, प्रोडक्शन एरिया साइड की बात आ गई। तो तमाम यहाँ पे बातें आ गई। मतलब प्रोजेक्ट डजंट मीन कि मुझे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है। मुझे अपने जिसे क्या कहते हैं, कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना है, जो मैं उससे ऑर्डर ले चुका हूँ, जिसमें मैंने अपने कस्टमर से ऑर्डर लिया, रॉ मटेरियल लिया, प्रोड्यूस किया और शिप किया। ये भी मेरा प्रोजेक्ट है, ये भी इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। कुछ क्वालिटी सिस्टम, प्रोसेस एंड कंट्रोल की बात आ गई कि क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव करूंगा, मैं किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपने पास इम्प्रूव करूंगा, जो मेरे प्रोसेसेस हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाऊंगा। चेक इन बैलेंस की, कंट्रोल्स की बात है, चेक इन बैलेंस की मैं बात करूँ, कितना किस हद तक चेक इन बैलेंस है कि जिसकी बेस पे मैं रहते हुए अपनी जो जिसे कह सकते हैं प्रोडक्शन को
मज़ीद बेहतर से बेहतर मैं बना सकता हूँ। तो बेसिकली ये एक बड़ा एक जिसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेशन की अगर बात करें कि प्रॉपर ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, ठीक है? ट्रेनिंग्स मैं किस तरह से ट्रेंड कर रहा हूँ, किस तरह से मैं अपने जो वेंडर्स हैं उनको इसका बता रहा हूँ फैसिलिटेट, वो मुझे ताकि कर सकें उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब अगर मैं मल्टीपल मेरे यूनिट्स मौजूद है तो किस तरह से किस जगह पे कितना कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, वहाँ किस जगह से कितने मेरी इन्वेंट्रीज मौजूद है, जो इन्वेंट्रीज वहाँ से उठवानी है। तो एक ये एक बेसिकली ट्रेनिंग एंड फैसिलिटेशन के अंदर हमारा पॉइंट रेज हो रहा होता है। अच्छा जी, आफ्टर दैट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड सर्वेलेंस की जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें एंगेजमेंट के कमिटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक इम्प्रूवमेंट तो लानी ही है, बेहतर से बेहतर। जब मैंने 5 साल पहले पढ़ाना शुरू करा तो उस वक्त सिनेरियो कुछ डिफरेंट था और आज 5-6 साल के बाद सिनेरियो डिफरेंट है। व्हाट इज द रीज़न कि उस वक्त एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमको इतना आइडिया नहीं था, बट अब इतना टाइम गुजर चुका है तो एक इम्प्रूवमेंट आती जा रही है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। सर्विलेंस की अगर बात करें, किसी न किसी की नज़र है, चेक इन बैलेंस जो कंट्रोल्स में हमने देखा था ना, चेक इन बैलेंस कि आपके हेड्स आपको सर्वेलेंस में आपको रखा हुआ है, आपके यूनिवर्सिटीज़ में अगर बात करें एचओडीज़ ने आपको रखा हुआ है, एचओडीज़ को जो है प्रेसिडेंट ने रखा हुआ है। तो बेसिकली एक सर्वेलेंस की यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से एक इम्प्रूवमेंट लाते हुए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाते हुए हम चेक इन बैलेंस के साथ काम करें। जब चेक इन बैलेंस हमारे पास होगा तो इजीली कुछ भी मतलब हम जो है फिर वो काम कर सकते हैं कोई। अच्छा जी, आफ्टर दैट हमारे पास है ग्रीन परचेजिंग। ग्रीन परचेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन परचेजिंग लाइक के ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाना या खरीदना या बेचना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, जो कि इन्वायरमेंट को हार्मफुल ना करें। अगर हम करंटली अगर देखते हैं तो हम किस हद तक जो है अपनी इन्वायरमेंट को जो है इफेक्ट कर रहे हैं कि जी ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है, वहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जित सर्दी से सर्दी ज़्यादा होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ग्लेशियर्स आपके जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल ज़्यादा पैदा हो रही है। तो बेसिकली इसको देखते हुए हम अपने ग्रीन परचेजिंग का कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया गया था कुछ सालों पहले, इसको भी अब फॉलो किया जा रहा है। अब लाइक अगर मैं इसकी अगर आपको एग्जांपल दूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है, मैं उसके पैकेजिंग मटेरियल की अगर बात करता हूँ, अब प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक्स आर नॉट डिजॉल्वेबल। हम अगर जैसे मिनरल वाटर्स की हमारी छोटी बॉटल्स होती हैं, हम इन बॉटल्स में पानी पिए और हमने उसको फेंक दिया और उसके बाद उस तमाम वेस्टेज को ले आके जब सी में डंप किया जा रहा है तो वो कितने सालों तक जो है वो ऐसी के ऐसी मौजूद है, मतलब उसको समंदर का पानी भी कोई नुकसान नहीं देता। तो इट्स क्वाइट हार्मफुल फॉर द होल सोसाइटी। जब उसको फिश अगर उस पर खाने की कोशिश कर रही है उसके लिए हार्मफुल है, अगर हम खा रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो बेसिकली एक इसीलिए कोशिश ये होती है कि ग्रीन परचेजिंग की तरफ जाया जाए। इसमें ब्रांड इमेज की बात आती है कि जी मतलब फलाना ब्रांड है, उसकी क्वालिटी ऐसी है, वो तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। विदाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वी नेवर सक्सीड, हम कामयाब ही नहीं हो सकते। वाई वी वी आर वर्किंग फॉर आवर कस्टमर्स, कस्टमर के लिए तो काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए तो बना रहे हैं। अगर कस्टमर ही उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फायदा क्या हुआ? ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर तो हमने और बहुत सारी चीज़ देखी थी, जिसमें हम अगर कस्टमर सर्विसेज की बात करें, हम कॉल सेंटर्स की बात करें, हम हेल्प डेस्क की बात करें, हम लाइव चैट्स की बात करें, फ़ोन कॉल्स की बात करें, तो वी हैव सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल कि मैं अपने कस्टमर को पर किसी न किसी से सेटिस्फाई करना है। एंड द थिंग इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिफोर सेल्स के साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है। कि मतलब मैं अपने कस्टमर को
प्रोडक्ट बेचने के बाद अब मेरा कैसा बिहेवियर। देखिए बेचने से पहले तो सभी बड़ा मुस्कुरा रहे होते हैं और बड़ा मतलब उसकी तारीफें में जमीन आसमान किया जा रहा होता है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आफ्टर सेल। अब अगर कोई इशू फेस करना पड़ गया, यहाँ से मैं अपने कस्टमर को जो है अपना वो लॉयल कस्टमर बना सकता हूँ कि मैं उसको कितना क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिवनेस की यहाँ पे बात आती है कि मैं कितना क्विकली उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, मैं कितना क्विकली उसकी क्यूरी को रिजॉल्व कर रहा हूँ। अगर कोई रिटर्न या एक्सचेंज का इशू है तो उसको कितना क्विकली मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा देखिए अभी ये सेशन हमारा लेस देन 1 मिनट रह गए हैं, तो अभी दोबारा से फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉस्ट रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं कि जितना मैं एक लो प्राइसेस रॉ मटेरियल परचेज करूंगा उतना लो प्राइस प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा और मैं उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंगली मार्केट में ऑफर करूंगा। ग्रीन परचेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो मतलब ये थोड़ा सा एक लो कॉस्ट या कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे मेरी हो रही है एज कम्पेयर टू अदर सिनेरियोज। ठीक है, तो मतलब ये एक कॉस्ट रिडक्शन का एक फैक्टर हमारा एक जिसके अंदर मतलब बड़ा लाई कर रहा होता है कि किस तरह से एक मैं अपनी किसी न किसी तरह से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकूं और